हेलो एवरीवन। तो काफ़ी दिन हो गए मैंने वीडियोस नहीं डाली, 2-3 दिन हो गए। हमारे लिए काफ़ी है बिकॉज 2-3 दिन में हम कई सारे वीडियोस डाल सकते थे। तो आज हम लोग लेकर आए आपके लिए न्यू चैप्टर फिजिक्स का, दैट इज़ लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, कहा तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जाता है, बट हम लोग इसे लॉज ऑफ मोशन कहेंगे। ठीक है, तो जो लॉज ऑफ मोशन चैप्टर है ना, ये अगर हम लोग देखें तो बिल्कुल अलग है जैसा आपने 9th में सोचा था। 9th में आपको जो लॉज ऑफ मोशन था उसमें काइनेमेटिक्स ज़्यादा भरा हुआ था, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें उसमें भरी हुई थी। फिर लास्ट में आपको लॉज के स्टेटमेंट रटा दिए गए थे और कुछ कुछ मोमेंटम का कंसेप्ट था, इतना था। बट इस साल जो आप पढ़ने वाले हो लॉज ऑफ मोशन के बारे में, कई सारे लोग को तो याद भी नहीं होगा, है ना, बट इट वॉज माई फेवरेट चैप्टर इन 9th। तो आप लोगों को इस साल जो पढ़ने वाले हो आप लोग, वो थोड़ा सा आपको हार्ड जाने वाला है, बहुत भारी जाने वाला है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि चैप्टर तो एक है बट इसमें कई सारे चैप्टर भर दिए गए हैं। सबसे पहला तो अपना लॉज ऑफ मोशन ही है, ठीक है। दूसरा अपना वर्क पावर एनर्जी है। तीसरा अपना सेंटर ऑफ मास है। चौथा रोटेशनल मोशन का कुछ कुछ पार्ट। पांचवा अपना इसमें मैं लेकर आ जाऊंगा फ्रिक्शन। अपने बोर्ड की बुक में तो नहीं है। तो ये चैप्टर में आप लोगों को ये 4 चीज़ें हैं। फ्रिक्शन जो है वो आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में आएगा, बट मैं उसे यहीं निपटाना पसंद करूंगा बिकॉज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एक डिफरेंट चैप्टर है। अपने बोर्ड वालों को पता नहीं क्या हुआ था कि उस चैप्टर में भर दिया। खैर शायद इसीलिए भरा क्योंकि उसमें सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज की बात थी, तो उसमें फ्रिक्शन आता है, इसीलिए शायद उसमें भरा हुआ था। खैर छोड़ो, हम लोग इसी में ये 5 चैप्टर कवर करने वाले। तो ये 5 चीज़ों को हम लोग इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। सब अलग अलग चैप्टर, सब अलग अलग। पहले हम लोग लॉज ऑफ मोशन करेंगे, फिर वर्क पावर एनर्जी करेंगे, फिर सेंटर ऑफ मास करेंगे, फिर उसके बाद रोटेशनल मोशन का थोड़ा सा पार्ट है, 2-3 वीडियो में हो जाएगा। मतलब कुछ है ही नहीं रोटेशनल मोशन में, असली वाला आप अगले साल पढ़ोगे। फ्रिक्शन फिर पढ़ेंगे, ठीक है। फ्रिक्शन नहीं आपकी बोर्ड की बुक में, बट मैं उसको इसी समय पढ़ाना चाहूँगा बिकॉज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एक डिफरेंट चैप्टर की तरह मैं कंसिडर करूँगा, लाइक NCERT। ओके, तो ये थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू दे दिया। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे फोर्सेस के बारे में, क्योंकि अभी तक आपने पढ़ा काइनेमेटिक्स के बारे में, अब आप पढ़ोगे डायनेमिक्स के बारे में। डायनेमिक्स क्या होते हैं? फोर्सेस होते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ फोर्सेस के बारे में कि कौन कौन सी नई नई फोर्सेज हैं जो आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगी, जिनसे आपको घबराना होगा। ठीक है, मतलब जैसे अभी एक बैग में चैप्टर चालू कर दूंगा तो आप लोग देखोगे तो डर जाओगे, यार ये क्या है, ये क्या है, ये क्या समझ नहीं आ रहा है। तो इसीलिए आज मैं कुछ कुछ बेसिक आपके कवर कर देता हूँ, ताकि आगे चल के जब मैं ये चीज़ें रिपीट करूँ, ये चीज़ें दोबारा से हाई लेवल पर ले जाके बताऊँ, तब आप लोग वहाँ पे कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ फोर्सेस के बारे में, कितने टाइप की फोर्सेस होती हैं, और फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम एक नई चीज़ है। फ्री बॉडी डायग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट है ये, मतलब आपने लॉज ऑफ मोशन में अगर फ्री बॉडी डायग्राम या किसी भी चैप्टर में अगर आपने फ्री बॉडी डायग्राम दैट इज FBD अगर आपने बना दिया तो आधा क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो गया। 50% क्वेश्चन डन। हाँ, अच्छा बनाया तो, अच्छा मतलब प्रॉपरली बनाया तो, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब फ्री बॉडी डायग्राम ढंग से बनाया ही नहीं और क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ऐसा भी नहीं होता है। तो आज हम लोग पहले फोर्सेस के बारे में सीखेंगे, फिर उसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम बनाने सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा यहाँ पे फोर्स क्या होता है। थोड़ा ज़्यादा ब्राइटनेस हो गया है ना। तो फोर्स क्या होता है सबसे पहले वो समझते हैं। चलो देखो, ये मार्कर है, ये मैंने मारा, इसे मैंने क्या किया, फोर्स लगाया। तो फोर्स था क्या था फोर्स? ध्यान से देखो फिर से स्लोमो में। ये मैंने क्या किया, इसे मैंने धक्का दिया है ना। एक और देखो, समझ लो सामने कोई है और उसको मैं पकड़ के खींच रहा हूँ, चलो यही है। क्या किया मैंने? फोर्स लगाया या नहीं? सामने है, फोर्स लगाया। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है कोई पुश या कोई पुल जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को चेंज कर दे। ठीक है, फोर्स इज अ पुश और पुल। Force is a push or pull which can cause change in state of motion of an object. ठीक है, state of motion of an object is called a force. कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिसके मोशन में चेंज आ जाए किसी भी धक्के या खिंचाव से, पुश या पुल से, समझ लो आप वहां पे लगा रहे हो फोर्स। जैसे ये मार्कर था, मैंने इसको ऐसे मारा, पुश किया, ऐसे खींचा, पुल किया। और कुछ कर सकते हो क्या किसी ऑब्जेक्ट को? कोई ऑब्जेक्ट सामने खड़ा हुआ है, आप उसको नीचे दबाओगे, पुश हो गया, उठाओगे, पुल हो गया, ऐसे मारोगे पुश, ऐसे खींचोगे पुल। तो पुश और पुल के अलावा आप कुछ और नहीं कर सकते। तो वही क्या है? फोर्स है।
कोई भी छोटा सा पुश या पुल जो स्टेट ऑफ मोशन बोले तो वेलोसिटी को चेंज कर दे, वो हो जाएगा हमारा फोर्स। उसी को हम क्या बोलेंगे? फोर्स। वेलोसिटी का क्या क्या वो चेंज कर सकता है? दोनों चेंज कर सकता है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। मैग्नीट्यूड भी चेंज कर सकता है, डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। वेलोसिटी चेंज होती है तो वहां पे क्या आ जाता है? एक्सेलरेशन। क्या आ जाता है वहां पे? एक्सेलरेशन। वेलोसिटी चेंज हुई तो क्या आ जाता है? एक्सेलरेशन। फोर्स को डिफाइन करते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन से। सपोज यहाँ पे एक ब्लॉक है, ब्लॉक पे लगा 15 न्यूटन का फोर्स, ब्लॉक चलने लगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, इसका एक्सेलरेशन ये है, तो बताओ फोर्स कितना लगा? फोर्स लगा 15 इंटू 2 बराबर 30 न्यूटन। समझा? फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और इसको हम लोग केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। डायमेंशन होता है L1 M1 T-2। नोट कर लो, इतनी बातें अच्छे से याद कर लो। फोर्स क्या है? कोई पुश है या कोई पुल है। आप ही खुद सोचो ना, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो आप उसे या तो धक्का दे रहे होगे या तो खींच रहे होगे, और कोई रास्ता है क्या? नहीं, मैं गन से मार रहा हूँ ये कोई चीज़ थोड़ी ना है। गन से मार रहे हो तो आप फोर्स नहीं लगा रहे हो, फोर्स फिर बुलेट लगा रही है, बुलेट उसको धक्का दे रही है। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को आप या तो पुश करते हो या पुल करते हो, दैट इज कॉल्ड अ फोर्स। और पुश या पुल के बाद ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो भी चेंज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप फोर्स लगाए जा रहे हो, वो हिल ही नहीं रहा है तो फोर्स आपका जीरो होगा। असली में आप फोर्स लगा रहे हो, बट फिजिक्स में वो जीरो माना जाएगा, बिकॉज एक्सेलरेशन वहां पे जीरो आ रहा है। क्लियर हो इतनी बातें? जब भी एक फोर्स क्या होता है? कोई भी एक छोटा सा पुश या कोई छोटा सा पुल जो ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर दे। स्टेट ऑफ मोशन बोले तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों चेंज कर दे। मतलब ये मार्कर ऐसे जा रहा था, मैंने मार के इसको ऐसा कर दिया, तो डायरेक्शन भी चेंज हुआ, मैग्नीट्यूड भी चेंज हुआ। आराम से जा रहा था, मैंने तेजी से फेंक दिया, तो इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चेंज हो गया। मैग्नीट्यूड मतलब उसकी वैल्यू, दोनों चेंज हो गया, तो वो हो गया हमारा फोर्स। ठीक है, वेलोसिटी से क्या आता है? एक्सेलरेशन आता है। फोर्स को हम डिफाइन करते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन से। ये न्यूटन का सेकंड लॉ नहीं है, कई सारे लोग बोलते हैं, बोलने दो। एक एग्जांपल दे दिया। सपोज एक ब्लॉक है, 15 न्यूटन का फोर्स लगा, ब्लॉक चलने लगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, सॉरी ब्लॉक में एक्सेलरेशन आ गई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो फोर्स को डिफाइन करेंगे ऐसे। ठीक है, 15 इंटू 2 मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। नाम मतलब न्यूटन ने फोर्स को डिस्कवर किया था, तो इसीलिए उनका नाम दे दिया गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी असली यूनिट है, याद करना थोड़ा मुश्किल है, न्यूटन याद करना आसान है। इसका डायमेंशन होता है L1 M1 T-2। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फोर्स कितने पार्ट में क्लासिफाइड है। चलिए तो अब बात करते हैं कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड है हमारा फोर्स। तो फोर्स का जो नेचर होता है ना, वो 4 टाइप का हो सकता है। ऑल फोर्स ऑफ नेचर आर क्लासिफाइड इन 4 फंडामेंटल कैटेगरीज। ठीक है, तो इसमें तो आपको ज़्यादा डीप में जाना नहीं है। खैर अगर जाना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप SC वर्मा रीड कर लो, वहाँ पे बेहतरीन तरीके से सारे फोर्स को डिफाइन किया गया है। यहाँ पे हम लोग उन्हीं को लेंगे जो आपके सिलेबस में है और जो आपके ज़रूरी है। ठीक है, बाकी आइडिया तो सबका देंगे। सबसे पहला होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? देखो, जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन, तो इनके फील्ड के कॉम्बिनेशन की वजह से जो फोर्स आता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे अभी ये भी बोलेंगे वेट का फोर्स, टेंशन फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स। नहीं, फ्रिक्शन फोर्स वगैरह इनके सबके अंदर आते हैं। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा आपको कौन किसके अंदर आता है। सेकंड होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, थर्ड होता है वीक फोर्स, चौथा होता है स्ट्रॉन्ग फोर्स। अब ये जो वीक फोर्स और स्ट्रॉन्ग फोर्स है ना, ये बातें करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। आप एटम के अंदर जब न्यूक्लियस वगैरह में जाओगे, मतलब ये काफ़ी शॉर्ट रेंज होते हैं। शॉर्ट रेंज बोले तो काफ़ी छोटी दिशा में एक्ट करते हैं, मतलब छोटी लेंथ में एक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे एक प्रोटॉन है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन चल रहा है, और साथ ही में यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन है और इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन चल रहा है, तो वो सब हमारा वीक फोर्स में आता है। ठीक है, वीक फोर्स बोले तो मतलब काफ़ी शॉर्ट रेंज होती है, 10⁻⁻12 मीटर के अंदर इन लोग आते हैं। ठीक है, तो इन सभी के बारे में आपको ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना, खाली आपको इतना याद रखना है कि ये सब न्यूक्लियस के अंदर आते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके अंदर जो अट्रैक्शन रिपल्शन, ये सारे जो उनके अंदर फोर्सेज होते हैं, वो सब वीक फोर्स और स्ट्रॉन्ग फोर्स में आते हैं। ओके, बाकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, लंबी दिशाओं में लॉन्ग रेंज फोर्स ये होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स को आपको मैं अच्छे से डिफाइन करूंगा 5वें चैप्टर में, अगला ही चैप्टर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है?
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मैंने बोला जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन के वजह से आता हो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जैसे फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का पार्ट है, ठीक है। फ्रिक्शन की वजह से क्या जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी, है ना। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई तो मैग्नेटिक फील्ड भी आएगी, तो इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स को रखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में। ग्रेविटेशनल फोर्स का तो क्या ही कहना है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है F = G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। r होती है डिस्टेंस बिटवीन द मासेज, m होता है मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, एक पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते, रिपल नहीं करते, याद रखना, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते। पॉइंट मास रहना जरूरी है, मतलब जो मास रहता है ऑब्जेक्ट का वो एकदम छोटा रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, मोबाइल खड़ी है, मोबाइल मेरे को खींच रही है, ऐसा हम बोलते थे पहले, बट अब नहीं बोलेंगे। पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। अब आप बोलोगे कि फिर प्लेनेट को क्यों लेते, प्लेनेट तो इतना बड़ा है। लेकिन जब एक प्लेनेट को आप दूसरे प्लेनेट को देखोगे, एक प्लेनेट से आप दूसरे प्लेनेट को देखोगे तो एक पॉइंट सोर्स की तरह नजर आएगा, छोटा सा नजर आएगा, पॉइंट सा इतना। सपोज मैं मार्स पे गया, वहां से अर्थ को देख रहा हूँ, इतनी छोटी नजर आएगी, तो पॉइंट मासेज वो बन जाते हैं वहां से, ठीक है। तो उनके बीच में अट्रैक्शन होता है। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप बहुत दूर खड़े हो, बहुत दूर, तो आपके लिए मैं पॉइंट मास ऑब्जेक्ट हुआ और आप में और मेरे में अट्रैक्शन वहां से होगा, ठीक है। हम लोग खींच नहीं जाते हैं बिकॉज अर्थ का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हमारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बहुत ज़्यादा है, ओके। कई सारे रीजन है इसके, खैर अलग अलग हम लोग डिफाइन करते हैं। तो ये 4 नेचर ऑफ फोर्सेज हैं जो हम लोगों को समझना है, ठीक है। मतलब समझना क्या है, अभी 4 टाइप से आपको बस नोट करके लिख लो, बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो आगे आएंगे, ओके। तो अब जो फोर्सेज हम लोगों ने देखे कौन कौन से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स। वीक फोर्स स्ट्रॉन्ग फोर्स को भूल जाओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को भूल जाओ, ग्रेविटेशनल फोर्स को याद रखो। और जो अब आगे जाने वाले लेक्चर्स में जो फोर्सेज, मतलब अब जो फोर्सेज में बताने वाला हूँ उनको याद रखो, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ फोर्सेस जो थे उनको आगे चल के 2 और टाइप में क्लासिफाई किया गया, एक हुआ बैलेंस्ड फोर्स और एक हुआ अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। मतलब अब अलग अलग हो सकता है ना, जैसे अभी ग्रेविटेशनल फोर्स कभी बैलेंस्ड हो सकता है, कभी अनबैलेंस्ड हो सकता है, तो उस पर डिपेंड करता है वो। जैसे कोई भी फोर्स हो, जैसे सपोज ये हमारा ब्लॉक है और यहाँ से आप लगा रहे हो 10 न्यूटन, यहाँ सामने से भी लग रहा है 15 न्यूटन, तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स हुआ। कैसे पता चला, बताता हूँ, ठीक है। देखो डेफिनेशन लिखते पहले, किसकी, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स की, क्लासिफिकेशन की, ओके ओके। व्हेन 2 or more forces acts on an object then based on its state of motion, पहले लिख लेने दो फिर मैं आपको बताता हूँ क्या है इसका कहना, ठीक है। आप भी मेरे साथ नोट कर सकते हो। then based on its state of motion these are classified in 2 parts। मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स एक्ट करता है, ठीक है। जैसे सपोज मैं यहाँ पे कोई ब्लॉक बना दूं, डेफिनेशन अच्छे से समझो। 2 or more फोर्सेस, पहले सपोज एक फोर्स है 10 न्यूटन, क्या 10 न्यूटन से हम बता सकते हैं कि एक फोर्स से हम लोग बता सकते हैं कि ये फोर्स बैलेंस्ड है अनबैलेंस्ड है? नहीं बता सकते। जब सामने से भी कोई फोर्स लगे तभी हम बता सकते हैं कि फोर्स बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। कैसे, जैसे सपोज आप रस्सा कस्सी खेल रहे हो, रस्सी खींचने वाला गेम, टग ऑफ वार, ठीक है, ये तो सब लोग जानते होंगे। तो सपोज आप अकेले ही रस्सी खींच रहे हो, तो वो कैसे पता चलेगा वो बैलेंस्ड है अनबैलेंस्ड है? सामने से कोई आपके साथ लड़े और आप उसको खींच ले रहे हो तो वो अनबैलेंस्ड है। आप खींच रहे हो, वो भी खींच रहा है, बट कोई नहीं आगे पीछे जा रहा है, तो इसका मतलब वो बैलेंस्ड है। तो एक फोर्स से कभी हम लोग ये डिफाइन नहीं कर सकते कि वो बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है, उसके लिए 2 फोर्स लगना जरूरी है। तो इसलिए 2 or more forces acts on an object then based on its state of motion, मतलब उसका मोशन कैसा है उसके बेसिस पर हम लोग क्लासिफाई करते हैं इनको 2 पार्ट में। पहला होता है बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स में जो नेट फोर्स होता है ना, नेट फोर्स को हम लोग ऐसे लिखते हैं समेशन। समेशन बोले तो सम ऑफ ऑल फोर्सेस, ठीक है। सम, इसको हम लोग समेशन बोलते हैं, समेशन, इसका मतलब सम ऑफ ऑल फोर्सेस। अब आप बोलोगे, आप पहले बोले समेशन, अब बोल रहे हो सम ऑफ ऑल फोर्सेस, चक्कर क्या है? समेशन एफ का मतलब है सम ऑफ ऑल फोर्सेस, और सिर्फ इस साइन को क्या बोलते हैं? इस साइन को बोलते हैं सिग्मा। इस सिग्मा का मतलब है समेशन। तो बैलेंस्ड फोर्स में होगा क्या कि जब दोनों फोर्स का टोटल करोगे ना वेक्टोरियली, वेक्टर अलजेब्रा से, याद रखना सम ऑफ ऑल फोर्सेस बाय वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टोरियली आपको उन्हें ऐड करना है।
ऐसा नहीं कि मतलब 10 आगे 10 पीछे तो 20 कर दिया, नहीं, वेक्टर अलजेब्रा आपको वहाँ पे फॉलो करना होगा। तो 0 आएगा, तो वो हो जाएगा बैलेंस फोर्स। जैसे 10 न्यूटन आगे लग रहा है, 10 न्यूटन पीछे लग रहा है, एक आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे, तो ये एंटी पैरेलल हो गए। तो एंटी पैरेलल रहते तो मैंने आपको बताया वेक्टर में डायरेक्टली आप सबट्रैक्ट कर देते हो। तो नेट फोर्स यहाँ पे आ जाएगा 0 न्यूटन। नेट फोर्स 0 है तो ये हो गया बैलेंस फोर्स। नहीं, इससे हम लोग नहीं डिफाइन करते, हम डिफाइन करते हैं एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन शुड बी 0, एक्सेलरेशन 0 तो नेट फोर्स भी 0। ठीक है, एक्सेलरेशन भी 0 रहेगी। F इज इक्वल टू m इंटू ए होता है ना भाई, a हो गया 0 तो F भी हो जाएगा 0, समझ गए। तो यहाँ पे सम ऑफ ऑल फोर्सेज इज 0 एंड एक्सेलरेशन इज ऑल्सो 0, तो वो हो जाएगा बैलेंस फोर्स, जैसे मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिया आपको। आगे बढ़ते हैं, और एक एग्जाम्पल दे दूँ क्या? नहीं, जाने दो, वो कंसेप्ट आप अभी पढ़े नहीं हो तो आपको वो एग्जाम्पल नहीं दूंगा। सेकंड देखते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। ये मतलब बच्चों वाला है, कई सारे लोग बोलते होंगे आप यही क्यों यूज़ करते हो बार बार, मतलब इससे अच्छा मिलता ही नहीं है किसी को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, जब आप सारी चीज़ें जान जाओगे तो मैं आपको नई नई चीज़ों से एक्सप्लेन करूंगा, जैसे टेंशन हो गया, नॉर्मल रिएक्शन हो गया, ये सभी चीज़ों से फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी आप जानते नहीं हो तो इसीलिए नहीं करूँगा। अनबैलेंस्ड फोर्स मतलब यहाँ पे समेशन F 0 नहीं आएगा, और जो एक्सेलरेशन होगा वो भी 0 नहीं आएगा। सपोज यहाँ पे कोई ब्लॉक है, सामने से लग रहा है 10 न्यूटन, पीछे से लग रहा है 15 न्यूटन, तो 10 आगे 15 पीछे, तो रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा -5 न्यूटन। -5 मतलब पीछे की तरफ वो आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, 10 आगे लगा रहे हो, आप किसी को धक्का दे रहे हो, सामने वाला उससे तेज धक्का दे दिया तो आप पीछे चले जाओगे ना, तो -5 न्यूटन सामने से फोर्स लगेगा। समेशन कितना आएगा? -5। और एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 नहीं रहेगी। कितनी रहेगी एक्सेलरेशन? नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। सपोज मास है 1 kg, तो एक्सेलरेशन रहेगी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यू कैन सी दैट एक्सेलरेशन इज नॉट 0। आप बोलोगे मास 0 हो गया तो, अरे मास 0 होता है क्या? किसी भी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो, मास 0 होगा? कुछ भी, मतलब बहुत दिमाग लगाते हो तुम। अब एक बहुत बड़ा मिथ जो मेरे अंदर तो नहीं है, बट हाँ कई बार ऐसा मतलब फील आ जाता है बच्चों को, जो भी तैयारी करते हैं मतलब जेईई नीट की, उनके अंदर कई बार ये फील आ जाता है कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स में, बैलेंस्ड फोर्स में जो नेट फोर्स होगा वो 0 होगा, इसका मतलब ऑब्जेक्ट रुका हुआ होगा। आप क्या बोलते हो? चलो आप क्या बोलते हो? मेरी बात सही भी हो सकती है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं गलत ही बोल रहा हूँ, सही भी हो सकता है कि बैलेंस्ड फोर्स में आप मुझे बताओ ऑब्जेक्ट रुका हुआ होगा या फिर चल रहा होगा, और अनबैलेंस्ड फोर्स में बताओ ऑब्जेक्ट रुका हुआ होगा या चल रहा होगा। चलो बोलो। बहुत बड़ा मिथ है ये, बहुत लोग के अंदर ये रह जाता है, तो मैंने सोचा पहले लेक्चर में क्लियर कर देते ना, क्या दिक्कत है। तो आपके दिमाग में वही टग ऑफ वार वाला एग्जांपल होगा। अब बोलोगे सामने से वो भी जितना फोर्स लगा रहा है उतने फोर्स से मैं भी रस्सी खींच रहा हूँ, इसका मतलब रुका रह जाएगा। ठीक है, रुका रह जाएगा। नहीं, ऑब्जेक्ट यहां भी चल सकता है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि रुका हुआ रहेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट रुका भी हो सकता है, चल भी सकता है। बैलेंस्ड फोर्स में ऑब्जेक्ट कैन बी स्टेशनरी या फिर रेस्ट पर, या फिर वो चलता भी हो सकता है, मूवेबल भी हो सकता है। ठीक है, मूवेबल भी हो सकता है, बट मूवेबल जब होगा तो एक कंडीशन है, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो एक्सेलरेशन नहीं आएगा, एक्सेलरेशन नहीं आएगा तो एक्सेलरेशन 0, नेट फोर्स 0। ठीक है, नेट फोर्स 0 रहेगा, तब वेलोसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है और उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो भी वो बैलेंस फोर्स होगा। ठीक है, और अनबैलेंस्ड फोर्स का तय है कि ऑब्जेक्ट स्टेशनरी नहीं होगा, मूवेबल ही होगा, ऑलवेज मूविंग होगा। ठीक है, अनबैलेंस्ड में हमेशा वो मूविंग होगा, बिकॉज मूविंग नहीं होगा तो एक्सेलरेशन आएगा ही नहीं। तो अपने अंदर से ये मिथ निकाल दो कि बैलेंस्ड फोर्स में नेट फोर्स 0 तभी होगा जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ होगा। मतलब मेरे अंदर भी कई बार ऐसा फील आ जाता है क्वेश्चन करते हुए कि यार जितना फोर्स वहाँ लग रहा है उतना यहाँ भी लग रहा है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट रुका हुआ नहीं है। मतलब क्वेश्चन में जैसे लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से एट कॉन्स्टेंट स्पीड, एक क्वेश्चन था ऐसे ही, तो आप मुझे पता करो कितना फोर्स लग रहा है। तो मेरे दिमाग में आया, मैं बोला यार कैसे होगा क्वेश्चन, मतलब कई बार ट्राई कर लिया, 10-15 मिनट निकल गए, फिर मैंने सॉल्यूशन देखा, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लिया, नेट फोर्स 0 है क्या? तब देखा मैं, अरे भाई वेलोसिटी ही कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 आएगा। तो याद रखो बैलेंस फोर्स में हो सकता है ऑब्जेक्ट रुका हुआ हो, 70% केस में होगा, और 30% केस में मूवेबल भी हो सकता है, बट जब मूव करेगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो एक्सेलरेशन 0 आएगा। समझा? चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स की हमने बातें कर ली, अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम की। ठीक है, तो एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। पहले स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं।
स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोले तो व्हेन अंडर टू और मोर फोर्सेस, when the object is under two or more forces, when two or more forces acts on an object, but the object इज एट रेस्ट, मतलब जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर दो या दो से ज़्यादा फोर्स एक्ट करें तो भी वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो, तो उसे हम बोलेंगे उस ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक मतलब रुका हुआ, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, ठीक है। इज एट रेस्ट देन इट इज सेड टू बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर दो फोर्सेस लगेंगे बट स्टिल वो रुका हुआ रहेगा तो उसे हम लोग बोलेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, वही ब्लॉक वाला। ये ब्लॉक है, 10 न्यूटन आगे लग रहा है, 10 न्यूटन पीछे लग रहा है, मतलब दो फोर्सेस लग रहे हैं, दो या दो से ज़्यादा, दो फोर्सेस लग रहे हैं बट फिर भी वो रुका हुआ है, तो इसका मतलब वो है स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। और बाकी डायनामिक इक्विलिब्रियम में वो मूविंग रहेगा, दो और मोर फोर्सेस के अंदर वो मूव करता हुआ रहेगा, ठीक है। डायनामिक इक्विलिब्रियम में ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ रहेगा। when two or more forces acts on an object and the object is moving, then it is said to be in dynamic equilibrium, ठीक है। लिख लेना डेफिनेशन। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, 10 न्यूटन आगे लग रहा है, 15 न्यूटन आगे ही लग रहा है, दो फोर्सेज है, दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो सामने आ रहा है क्योंकि वेक्टर्स पैरेलल है, तो सीधा जोड़ दो, तो 25 न्यूटन का रिजल्टेंट आ रहा है। सपोज है मास 5 kg, तो एक्सेलरेशन आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना, एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी तो होगी, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इसका मतलब वो है डायनामिक इक्विलिब्रियम में, ठीक है। डायनामिक इक्विलिब्रियम मतलब मूविंग इक्विलिब्रियम, डायनामिक मतलब होता है फोर्स। अब कुछ लोग यहाँ पे समझ लेंगे डायनामिक मतलब मूविंग, नहीं, डायनामिक मतलब फोर्स, ठीक है, फोर्सेस का इक्विलिब्रियम। खैर आज जो टॉपिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ ना, वो टॉपिक्स मैं दोबारा पढ़ाऊंगा जब मैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का आई थिंक सेकंड या थर्ड या फोर्थ लेक्चर में जब लेकर आऊँगा, सब रिपीट होगा, ठीक है, सब रिपीट होगा, बट फास्ट में जाएंगे उस समय, इसलिए सारे बेसिक्स पहले क्लियर कर लो। अब ये बातें होने के बाद हम लोग 4 फोर्सेस देख लेते हैं जो हर बार आपको आएंगी, चाहे आप वर्क पावर एनर्जी का क्वेश्चन करो, चाहे आप सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन करो, चाहे आप रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन करो, मैकेनिक्स का कोई भी क्वेश्चन आप करके देख लो, आपको वो सारी फोर्सेस दिखेंगी ही दिखेंगी, किसी ना किसी क्वेश्चन में 100% दिखने वाली हैं, ठीक है। सबसे पहला है वेट फोर्स, दूसरा आता है टेंशन फोर्स, वेट तो हमेशा दिखेगा, तीसरा आता है नॉर्मल रिएक्शन 99% दिखेगा, चौथा आता है स्प्रिंग फोर्स, बहुत कम, स्प्रिंग फोर्स बहुत कम दिखेगा, ये चैप्टर में दिखेगा फिर गायब हो जाएगा, ठीक है। और बाकी वर्क पावर एनर्जी में भी, हाँ वर्क पावर एनर्जी में दिख सकता है, सेंटर ऑफ मास में, और बाकी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वगैरह में दिख सकता है। मतलब कहने का क्या मतलब है कि ये सारे फोर्सेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम लोग इन चारों फोर्सेस के बारे में डीप में स्टडी कर लेते हैं कि ये क्या होते हैं, कब लगते हैं, कैसे लगते हैं, डायरेक्शन क्या रहती है, क्या पूरा हिस्ट्री। फिर हम लोग सीख लेंगे FBD बनाना, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, फ्री बॉडी डायग्राम के रूल्स क्या हैं, कैसे बनाते हैं, सब कुछ सीख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। अब जो हमारा वीडियो था वो समझ लो शुरू होता है अब से, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं वेट की, क्योंकि ये फोर्स हर जगह आएगा, बिकॉज हर एक ऑब्जेक्ट अर्थ पर ही है, ठीक है। ऐसा तो बोलेगा नहीं कि ऑब्जेक्ट स्पेस में रखा हुआ है, कहीं पर है ही नहीं, वो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो वेट क्या होता है, द फोर्स, पहले से पढ़ा हमने, 10th से पढ़ा है, द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट। व्हाट इज वेट? वेट इज द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट। ग्रामेटिकल मिस्टेक मत देखा करो इतनी, कुछ लोग अभी कमेंट करने जा रहे थे कि ई छोटा है, ई बड़ा रहता है, ठीक है। फिजिक्स पढ़ा रहा हो तो फिजिक्स देखो यहाँ पे, इंग्लिश मत देखो, चलो मिस्टेक्स तो हो ही जाती है अक्सर। तो वेट क्या होता है? वेट देखो, फोर्स क्या होता है, ये क्या है, ये फोर्स है, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, फॉर्मूला अपने आप आ जाएगा। फोर्स, ओके, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, विथ विच अर्थ सिर्फ अर्थ जब भी किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है तो कितनी एक्सेलरेशन से अट्रैक्ट करता है,
अर्थ जब किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है तो कितनी एक्सेलरेशन से खींचता है? सब बोलेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मैं बोलूँगा जी से। बात एक ही है, जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो वेट का फॉर्मूला आ जाता है m इंटू जी। याद रखना इस बात को। जैसे सपोज यहाँ पे कोई हमारा ब्लॉक रखा हुआ है टेबल पर, ये हमारा टेबल है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है 5 kg का, तो जो अर्थ इसको खींचेगा ना वो खींचेगा 5g से। और एक बात और याद रखना, इसका जो डायरेक्शन होगा वो ऑलवेज डाउनवर्ड होगा, अर्थ की तरफ होगा, ऑलवेज टुवर्ड्स अर्थ। ठीक है, ऑलवेज वर्टिकली टुवर्ड्स अर्थ। अब आप बोलोगे यहाँ पे हम लोग अर्थ बना के देखे, नहीं, अर्थ की तरफ है मतलब नीचे की तरफ है। धरती माँ नीचे है ना, कि धरती माँ ऊपर है? ऊपर भी दिख रही है ऐसा नहीं होता है, अर्थ नीचे है ना, तो आप लोग क्या करोगे यहाँ पे हमेशा इसको वर्टिकली नीचे बनाओगे, चाहे जो हो जाए, ऑब्जेक्ट चाहे जैसा रखा हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्ट चाहे जैसा रखा हुआ हो, आप उसको हमेशा ऐसे ही बनाओगे, नीचे वर्टिकली वर्टिकली वर्टिकली। याद रखो इस बात को, याद रख लिए। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देता हूँ। जैसे यहाँ पे एक ब्लॉक है 2 kg का है, बताओ वेट का फोर्स कितना होगा? इसका बता दो आंसर। 5 इंटू जी, चलो जी की वैल्यू हम 10 मान लेते हैं, थोड़ा इजी होगा काम। जी की वैल्यू 10 मान लो। क्वेश्चन में बोला है जी की वैल्यू पता करो 50 न्यूटन, वेट पता करो 50 न्यूटन। 2 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, ये नीचे खींचेगा अर्थ इसको 2g से, तो इसका आंसर आ जाएगा 20 न्यूटन। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज यहाँ पे ऐसा हमारा कोई भी प्लेस है, यहाँ पे एक पेंडुलम का बॉब है और बॉब का मास है 2 kg, तो अर्थ इसको खींचेगा विद द फोर्स ऑफ mg। मास कितना है? मास है 2, तो क्या मैं लिख दूँ 2g? कुछ लोग मतलब कंफ्यूज थे अभी कि 2 कहाँ से आया, 5 कहाँ से आया। अरे भैया मास इंटू ग्रेविटी है ना, तो मास कितना है 2, g कितना है g, तो ये भी आ जाएगा 20 न्यूटन। अच्छा चलो एक और क्वेश्चन बता दो। सपोज ये हमारा ब्लॉक है, इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन ऐसा, और यहाँ पे रखा हुआ है ब्लॉक, ब्लॉक का मास है 5 kg। अब बताओ ग्रेविटी किस तरफ है? ठीक है, तो बहुत इजी है, आप लोगों ने बोला होगा कि ग्रेविटी है इस तरफ, है ना? एकदम गलत हो आप। मैंने क्या बोला? मैंने बोला हमेशा वर्टिकली बनाओ अर्थ की तरफ। अर्थ की तरफ बोले तो नीचे की तरफ, चाहे जो हो जाए, ब्लॉक चाहे ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो, कैसा भी हो, आप हमेशा उसको बनाओगे नीचे की तरफ। तो इसका ऐसे लगेगा 5g, या फिर मैं बोल देता हूँ mg। और सपोज ये इंक्लाइंड प्लेन है थीटा, ये फोर्स लगा mg। इतना क्लियर है? सपोज इंक्लाइंड प्लेन है थीटा, ठीक है। कुछ लोग सोच रहे हैं हंस क्यों रहे हो, एक और बार फंसाने वालों इसीलिए। चलो तो सपोज ये है mg। अब एक बात मुझे बताओ, किसी भी इंक्लाइंड प्लेन पर अगर आप किसी ब्लॉक को रखते हो तो क्या वो रुका हुआ रहता है या गिरने लगता है? कुछ लोग बोलेंगे रुका हुआ रहता है, तो उन लोग के लिए मैं एक्सपेरिमेंट कर देता हूँ ना। ओके, ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन है, इतना ही है ना, इंक्लिनेशन इतना ही है ना भाई? ओके इतना ही है। तो ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन है, इस पर मैंने मार्क कर रखा है, ये तो नीचे गिर गया। क्यों? ग्रेविटी तो इस तरफ लग रही है, तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रुके रहना चाहिए ना, नीचे इस तरफ क्यों जा रहा है? इस तरफ तो कोई फोर्स ही नहीं है। सोचो, थोड़ा सोचो, दिमाग पे जोर डालो भाई। ये सारे कंसेप्ट अगर आप खुद से डिस्कवर करोगे ना तो आपको ज़्यादा मजा आएगा पढ़ने में। मैंने बोला फोर्स ग्रेविटी की इस तरफ है, तो ऑब्जेक्ट को नीचे जाना चाहिए, वो ऐसा क्यों जा रहा है? अब यहाँ पे बच्चों वाले रीजन मत देना कि यहाँ पे ये ब्लॉकेज है तो वो नीचे नहीं जा पा रहा है तो इस तरफ जा रहा है। फिजिक्स ये कहती है कि किसी भी तरफ अगर ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उस तरफ फोर्स रहना चाहिए। फिजिक्स का न्यूटन बोलते हैं, न्यूटन का सेकंड लॉ है, जिस तरफ फोर्स उसी तरफ एक्सेलरेशन। तो ये ऑब्जेक्ट ऐसा जा रहा है तो मतलब इस तरफ कोई फोर्स है। कौन सी फोर्स है? फोर्स तो यहाँ है, ऑब्जेक्ट को नीचे जाना चाहिए, नहीं जा रहा है तो रुके रहना चाहिए। क्यों जा रहा है नीचे, और वो भी इस तरफ? आया कुछ दिमाग में? देखो, ये थीटा है तो ये होगा 90 परपेंडिकुलर, और ये होगा 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया हमारा 90 माइनस थीटा। अब यहाँ से जरा पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लो। देखो mg के यहाँ पे होंगे 2 कंपोनेंट, वेक्टर mg के होंगे 2 कंपोनेंट। एक होगा mg cos थीटा जो लगेगा ऐसे, आपके दिमाग में था ना कि फोर्स ऐसी लगेगी, mg ऐसा लगेगा, mg नहीं mg cos थीटा ऐसा लगेगा, और एक लगेगा mg sin थीटा उस तरफ।
और जो ये mg साइन थीटा है इसी की वजह से आ रही है एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे फोर्स जो है वो बराबर है mg साइन थीटा के। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू mg साइन थीटा। तो यहाँ से m कैंसिल हो गया, तो एक्सेलरेशन आ गई g साइन थीटा के इक्वल। ठीक है, कोई आपसे पूछे कि चल बेटा ये मैंने बुक को टेढ़ा किया, इस पे मैंने मार्कर रख लिया और ये नीचे जा रहा है मार्कर, तो बता मार्कर का एक्सेलरेशन क्या है, तो सीधा फॉर्मूला यूज़ कर लोगे g साइन थीटा। पता चला ना कैसे आया, फोर्स था mg साइन थीटा, फोर्स होता है m में, mm कट गया, a आ गया g साइन थीटा। ऐसे क्वेश्चन और करेंगे, टेंशन मत लो। ओके, तो ये समझ में आया ना कॉस थीटा क्यों आया, क्योंकि ये एंगल है थीटा। अगर ये 90 ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा, और थीटा के साथ वाला होता है कॉस थीटा। तो ये हो गया कॉस थीटा, वो हो गया साइन थीटा। तो ये जो कॉस थीटा है ना ये कैंसल हो जा रहा है। चलो बाद में इस केस को उठाएंगे, इस केस को और इस केस को दोबारा उठाएंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, mg साइन थीटा इसको नीचे ले जा रहा है, mg कॉस थीटा इसको इस तरफ ले आ रहा है। बट असली में कौन एक्ट कर रहा है, असली में तो सिर्फ mg साइन थीटा एक्ट कर रहा है ना उस तरफ, इसीलिए तो ब्लॉक ऐसे जा रहा है। मार्कर आपने देखा था ऐसे गया था, तो इस तरफ कौन सी फोर्स थी जो उसको ऐसा लेकर जा रही थी, mg साइन थीटा। तो ये mg कॉस थीटा किधर जा रहा है, एक्ट ही नहीं कर रहा है क्या? इसका जवाब मिलेगा 10 मिनट बाद। चलो आगे बढ़ते हैं, अगली फोर्स देखते हैं। चलिए तो बात करते हैं टेंशन फोर्स की। टेंशन किस में आती है, स्ट्रिंग में आती है, और जो यहाँ पे स्ट्रिंग होती है उसको हम कंसीडर करते हैं आइडियल। आइडियल बोले तो असली नहीं, नकली, ठीक है, इमेजिनरी। आइडियल बोले तो मासलेस, मतलब उसके पास मास नहीं होता है, और फ्रिक्शनलेस, ठीक है, उसके पास वो फ्रिक्शन भी नहीं होता है। मतलब स्ट्रिंग जो रहती है वो पहली बात मासलेस है, तो फ्रिक्शन तो होगा ही नहीं, तो उसको हम लोग मासलेस कंसीडर करते हैं, उसका मास नेग्लेक्ट करते हैं, 0 ग्राम समझ लो है ही नहीं। ठीक है, हम लोग फिजिक्स में जितनी चीज़ों के न्यूमेरिकल करेंगे ना उसमें से 50% हम मान के करते हैं कि चलो ऐसा है। जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में आप स्ट्रिंग को हमेशा मानोगे कि चलो स्ट्रिंग मासलेस है, कर डालो न्यूमेरिकल, क्योंकि एक बार मास आया फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा मैं जिसमें मास रहेगा। फिलहाल हम लोग स्ट्रिंग को कंसिडर करते हैं आइडियल, मासलेस और फ्रिक्शनलेस। अच्छा, अगर स्ट्रिंग में मास आ गया तो क्या होगा, तब स्ट्रिंग पर भी फोर्स लगने लगेगी। जिस ऑब्जेक्ट के पास मास है उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगनी ही लगनी है। तो स्ट्रिंग के पास फोर्स आई तो फोर्स स्ट्रिंग पर भी लगेगी, पता नहीं क्या क्या, तो इसीलिए उसके पास हम फोर्स नहीं देते, उसको मासलेस कंसीडर करते। फोर्स लगेगी भी तो 0 रहेगी, क्योंकि मास 0 तो एक्सेलरेशन कुछ भी हो m × a 0 ही आएगा, तो फोर्स भी 0। तो इसको मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल से आपको इलैबोरेट करता हूँ। जैसा मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया कि हमारा स्ट्रिंग है, सॉरी ये हमारी छत है, सीलिंग है, और यहाँ से एक लटक रहा है बॉब 2 kg का। तो मैंने बोला वेट का फोर्स लग रहा है नीचे 2g, इतना समझा, वेट का फोर्स नीचे लग रहा है 2g। तो आप मुझे बताओ ये बॉब नीचे क्यों नहीं गिर रहा है, क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है इसको, इन सज्जन को क्या तकलीफ है बताओ। ये ऑब्जेक्ट, ये बॉब नीचे क्यों नहीं गिर रहा है, कुछ तो है जो इसको ऊपर से बैलेंस कर रहा है। क्या वो सीलिंग है, सीलिंग की कोई फीलिंग नहीं होती, समझा, तो सीलिंग कुछ नहीं करेगी। यहाँ पे कर कौन रहा है, कर रही है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या लगा रही है यहाँ पे, टेंशन। क्या लगा रही है यहाँ पे, टेंशन। तो वो स्ट्रिंग का जो टेंशन है ना वो इसको बैलेंस कर रहा है। जब यहाँ पे आप ज़्यादा मास लटका दोगे तो स्ट्रिंग टूट जाएगी, स्ट्रिंग टूट जाएगी मतलब उसके जो टेंशन की वैल्यू है वो क्रॉस हो जाएगी, जितना वो झेल सकता था उतने झेल दिया। ठीक है, टेंशन क्या होता है सबसे पहले लिख देते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो टेंशन ऊपर है, 2g नीचे है, बॉब हिल नहीं रहा है, तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम हो गया। ठीक है, तो जो टेंशन होगा वो 2g के बराबर होगा। अब यहाँ से आप टेंशन की वैल्यू बता सकते हो, 2 × 10 20 न्यूटन। टेंशन भी एक फोर्स है। ठीक है, तो टेंशन का डेफिनेशन लिख लेते हैं, इट इज एन इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स which appears when the string is taut by any external force। taut मतलब उसको बांध देना, मतलब टाइट कर देना। ठीक है, जैसे यहाँ पे मेरे पास रस्सी रखी हुई है, तो ये रस्सी में अभी कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल टेंशन फ्री है, इसके पास टेंशन ही नहीं है। ठीक है, ऐसा मैंने इसको पकड़ा हुआ, टेंशन नहीं है। बट एक बार मैं इसमें अगर कुछ बांध दूंगा, सपोज मैं इस पे ये बॉक्स बांध देता हूँ, लेट मी टॉट दिस बॉक्स इन दिस, तो एक बार मैं बांध दूंगा तो इसके अंदर टेंशन आ जाएगा, खिंचाव। ठीक है, तो टेंशन फोर्स तब आता है जब ऑब्जेक्ट को आप लोग टाइटली किसी चीज़ से बांध देते हो, एनी एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स वो हो सकती है, और ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है, मतलब बाहर से आप लोगों को फोर्स नहीं दिखने वाली है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये होती, इसके पास होती है पुलिंग टेंडेंसी, इट हैज़
पुलिंग टेंडेंसी, मतलब ये ऑब्जेक्ट को हमेशा खींचता है अपनी तरफ, धक्का नहीं देगा, ऑब्जेक्ट को हमेशा अपनी तरफ खींचेगा। जैसे यहाँ पे जो ये बॉब है ये नीचे नहीं आ रहा है, 2G इसको नीचे खींच रहा है, टेंशन इसको ऊपर खींच ले रहा है। खींचना मतलब पुल करना, तो इसके पास पुलिंग टेंडेंसी होती है। 2G नीचे, टेंशन ऊपर खींच रहा है, ये नीचे खींच रहा है, वो ऊपर खींच रहा है, नीचे ऊपर, ऐसा चलते रहता है। ठीक है, तो टेंशन का हमेशा पुलिंग टेंडेंसी होता है, ऊपर खींचने का। पुश मतलब धक्का, पुल मतलब खींचना। तो यहाँ पे 2G को ये ऊपर खींच ले रहा है, तो इसलिए बॉब वहीं का वहीं रुका हुआ है। और ये होता है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, इट इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। सेल्फ एडजस्टिंग मतलब ये वैल्यू अपने हिसाब से चेंज करते रहता है। अभी मतलब यहाँ पे आप 3 kg का बॉब लटका लो तो इसकी वैल्यू 30 न्यूटन हो जाएगी। 1 kg का लटका दो 10 न्यूटन हो जाएगी। 1 ग्राम का लटका दो 1 न्यूटन हो जाएगी। 1 न्यूटन, 100 ग्राम लटका दो 1 न्यूटन हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपनी वैल्यू को चेंज करते रहता है, तो इसीलिए इसको सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स बोलते हैं। बट इसकी भी एक लिमिट होती है, उस लिमिट के बाहर गए तो खत्म। जैसे यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन दे दूँ एक, चलो कर लो एक क्वेश्चन। ठीक है, आज कर ही लो एक क्वेश्चन। अगर किसी स्ट्रिंग में टेंशन है 700 न्यूटन, तो बताओ मैक्सिमम मास जो आप लोग उसमें होल्ड कर सको। ठीक है, किसी भी स्ट्रिंग का जो टेंशन है अगर वो 700 न्यूटन है, तो आप बताओ उसमें कितना मैक्सिमम मास आप लोड कर सकते हो। सपोज यही हमारी रस्सी है, इस रस्सी में आप मैक्सिमम अपना जो टेंशन है वो 700 न्यूटन ही कर सकते हो। जैसे ये इसमें 700 न्यूटन से ज़्यादा अगर आप बांधोगे तो रस्सी टूट जाएगी। तो आप बताओ कितने मास का यहाँ पे आप लोग लटका सकते हो। क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, चलो टेंशन 700 न्यूटन था, आपको मैक्सिमम मास पता करना है, देखने की ज़रूरत नहीं है। चलो देख लो, बहुत बोल रहे थे। तो टेंशन होता है, हाँ मैंने बोला लटकाना है मास को, मतलब कुछ इस तरीके से ना, तो mg नीचे लगेगा, टेंशन ऊपर लगेगा, तो दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तब तक बैलेंस करेंगे जब तक टेंशन mg से ज़्यादा नहीं हो जाता, सॉरी mg टेंशन से ज़्यादा नहीं हो जाता। तो यहाँ पे क्या बोला है, मैक्सिमम मास, तो यहाँ पे टेंशन mg के बराबर होगा। टेंशन 700 न्यूटन है, ग्रेविटी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, 0 0 खत्म, तो मैक्सिमम मास आ जाएगा 70 kg। जिसने इस क्वेश्चन को अपने से कर लिया ना, समझ लो उसका लॉज ऑफ मोशन में 25% क्वेश्चन बन गया और फ्रिक्शन का 75% क्वेश्चन बन गया। ठीक है, ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होती है, अपने हिसाब से ये चेंज करते रहती है। ओके, आगे बढ़ते, चौथा पॉइंट देखते हैं। टेंशन जो होता है इट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। डायरेक्शन की बात करें, अवे फ्रॉम द पॉइंट। ठीक है, इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, टेंशन का डायरेक्शन देखने में कई सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो आपको डायरेक्शन बता देता हूँ मैं। जैसे सपोज यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, चलो इसी को ले लेते हैं, तो mg नीचे लग रहा है ना, तो टेंशन पुलिंग फोर्स है, तो वो अपनी तरफ खींचती है, तो डायरेक्शन ऐसा होगा स्ट्रिंग का। बाकी सेलिंग भी इसके ऊपर एक टेंशन लगाएगा, खैर वो सब छोड़ो, फालतू बातें। ठीक है, स्ट्रिंग का जो टेंशन फोर्स होगा वो ऊपर की तरफ होगा, अवे फ्रॉम द पॉइंट। पॉइंट से अवे रहते हैं, दूर जाते हैं, तो ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, चलो ले ही लेते हैं। एक मास यहाँ लटका हुआ है, एक मास उसके नीचे लटका हुआ है। टेंशन का डायरेक्शन बताओ यहाँ पे। ठीक है, 2 डायरेक्शन होगा, पहला तो ऊपर की तरफ, ठीक है, इस स्ट्रिंग का, और फिर ये इसको नीचे भी खींच रहा है। स्ट्रिंग पहले ऊपर भी खींच रही है, पर ये नीचे भी खींच रहा है, तो ये ऐसा ऊपर नीचे, अवे फ्रॉम द पॉइंट। ये पॉइंट से अवे, ये पॉइंट से अवे, ये पॉइंट से अवे, ये पॉइंट से अवे। 2 टेंशन आता है हमेशा। ठीक है, हमेशा 2 टेंशन आता है, बट हम लोग एक ही दिखाते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, पॉइंट से अवे रहता है ये, जहाँ पे आपका पॉइंट है वहाँ से ऊपर की तरफ आप उसका डायरेक्शन बना दो। ये हो गया दूसरा पॉइंट। ठीक है, इट इज ऑलवेज, 5वां पॉइंट, इट इज ऑलवेज अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का जो लेंथ है ना उसी के साथ रहता है। ऐसा नहीं है कि स्ट्रिंग यहाँ है और टेंशन यहाँ लग रही है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हमेशा जहाँ पे स्ट्रिंग है वहीं पे टेंशन लगेगा, हमेशा यहीं पे लगेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ लग जाएगा कभी यहाँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, और आइडियल स्ट्रिंग हम लोग यहाँ पे लेते हैं, जिसके कारण जो टेंशन होता है वो हर जगह सेम रहता है। टेंशन इज सेम एवरीवेयर। अब ये पॉइंट को थोड़ा सा फील कराते हैं आपको। ठीक है, क्रिकेट खेलने जाते हो डेली ग्राउंड में, पार्क वगैरह में जाते हो, लटकते हो, ऐसा लटकते ना, ऐसा पकड़ के कुछ लोग, जंगली लोग, हेल्थ कॉन्शियस लोग से लटकते ना। तो टेंशन जो होता है आइडियल स्ट्रिंग के कारण, आइडियल मतलब मासलेस और फ्रिक्शनलेस। देखो, जब आप लोग आयरन बार पर लटकोगे ना ऐसे, तो आपको फील होगा कि आपके पैरों पर कुछ नहीं है, पेट पर थोड़ा वजन है, हाथों पे सबसे ज़्यादा तकलीफ है, खास करके हमारे शोल्डर्स पर काफ़ी तकलीफ है। घर आओगे तो ऐसे बैठ जाओगे। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारा मास जो है बॉडी का वो स्कैटर्ड है, एक जगह पर नहीं है, हमारा मास कहीं यहाँ पर नहीं जमा हुआ है।
ठीक है, वो अलग 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 ऐसा स्कैटर्ड है, तो जिसके वजह से अलग अलग जगह पे अलग अलग टेंशन होता है हमारी बॉडी में, कहीं अलग कहीं अलग कहीं अलग। बट क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग को आइडियल मानते हैं, तो उस स्ट्रिंग में हर जगह कोई भी पॉइंट उठा लो, हर जगह टेंशन जो होगा वो सेम होगा, ठीक है। तो आइडियल स्ट्रिंग है तो टेंशन हर जगह सेम होगा। तो यहाँ से हम लोग एक और चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर एक स्ट्रिंग है तो उसमें एक ही टेंशन होगा, वन स्ट्रिंग वन टेंशन, याद रखो, वन स्ट्रिंग वन टेंशन, एक धागा एक टेंशन, ठीक है, इस बात को अच्छे से याद रखना। एक और पॉइंट यहाँ पे आप लोग कंक्लूड कर सकते हो, ओके, हाँ, स्ट्रिंग को हमने आइडियल माना है ना, तो हम लोग इसको कंसिडर करेंगे इनएक्सटेंसिबल। मतलब जैसे नॉर्मल हमारी जो स्ट्रिंग होती है वो थोड़ी सी खिंच जाती है, जैसे हम लोग इसी रस्सी की बात कर ले, बहुत काम आ रही है रस्सी, अगर आप इसको लगातार खींचते जाओगे दिन भर तो कहीं ना कहीं से ये एक्सटेंड हो ही जाएगा। बट क्योंकि हम लोग इसको मासलेस मानते हैं, आइडियल मानते हैं, तो ये इनएक्सटेंसिबल होगा, ये आगे एक्सटेंड नहीं होगा, ठीक है। चलो, तो इतनी बातों को अच्छे से नोट कर लो, और जब मैं 3rd या 4th लेक्चर लेकर आऊँगा तो इन सब का भर भर के इस्तेमाल करूँगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अब नॉर्मल रिएक्शन की। तो नॉर्मल रिएक्शन मतलब एकदम से आपके लिए एक नया टर्म आ गया। नॉर्मल मतलब क्या होता है? नॉर्मल मतलब होती है कि इमेजिनरी लाइन जो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो ये जो फोर्स है ना, ये भी सरफेस के परपेंडिकुलर लगती है। कब लगती है बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें लिख लीजिए आप लोग, इट अपीयर्स व्हेन द टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट। मतलब इसको ऐसा भी बोल सकते हो, इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो मेरा ये वाला हाथ का पार्ट है, ये बोर्ड के कांटेक्ट में है, तो बोर्ड मेरे हाथ पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, मेरा हाथ भी बोर्ड पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है। और डीप में बताएंगे, टेंशन मत लो। ओके, दूसरा, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, इट ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। आप लोग ऐसा मत बनाना, पूरा लिखना, ठीक है, वरना आप ही को भारी पड़ेगा, बाद में समझ नहीं पाओगे। अरे मैं बहुत समझदार हूँ, ओके ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि ये टेबल है, टेबल पर एक ब्लॉक रखा है 5 kg का, नीचे लग रहा है 5G का फोर्स। तो आप मुझे बताओ ये ब्लॉक नीचे क्यों नहीं गिर जाता है टेबल को तोड़ के? अरे टेबल स्ट्रांग है, अंबुजा सीमेंट से बना है, इसीलिए टेबल नहीं टूट रहा है। ऐसा रीजन दोगे? बच्चे देते हैं ऐसा रीजन, आप बड़े हो गए हो, ठीक है। आपका मतलब जो 10वीं था वो बच्चों वाली कैटेगरी में आता है। 10वीं तक 8वीं 9वीं की बातें बच्चों में आती थी, अभी 11वीं में आ गए तो पूरा 10वीं आज तक जितना पढ़े ना सब बच्चों वाली बातें आपके लिए। चलो देखो, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। ये ब्लॉक था और मैंने इसको आपको प्रूफ करके दिखाया था। सपोज इसका मास m है, तो यहाँ पे लग रहा था mg sin थीटा, इस तरफ लग रहा था mg cos थीटा, और कुछ के अंदर मतलब ऐसा गलतफहमी होता है, उन बोलेंगे तीसरा फोर्स यहाँ भी लग रहा था mg। एक बात याद रख लो कि जब इस mg के आप 2 कंपोनेंट करते हो तो आप इसको भूल जाया करो, तब ये वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है। इन दोनों को जब मिला दोगे तब ये वापस आ जाएगा। इसको आपने 2 पार्ट में तोड़ दिया है तो इसको आप भूल जाओ, फिलहाल लिखते हैं बट भूल जाओ। तो मैंने क्वेश्चन पूछा था आपको कि mg sin थीटा इस ब्लॉक को नीचे लेकर जा रहा है, तो mg cos थीटा कट क्यों रहा है? कौन काट रहा है mg cos थीटा को? शायद अब आंसर मिल गया होगा। चलो खुद से आंसर दो, खुद से कंसेप्ट बनाओ, खुद से मुझे बताओ दोनों में नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन इन बोथ। जिसने इसको कर लिया ना, समझ लो उसको मतलब क्या ही बोले, मतलब उसका IQ लेवल काफ़ी ज़्यादा है कि वो सारे कंसेप्ट को नया नया आते ही मतलब मैंने शुरू नहीं किया और वो समझ गया, ऐसा कुछ लेवल उस बंदे का। तो देखते हैं कौन कर पाता है। दोनों में नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बताओ। सबसे पहले आपको नॉर्मल रिएक्शन दिखाने आना चाहिए। कर लिए ना? देखो, कॉन्टैक्ट फोर्स जब 2 सरफेस कॉन्टैक्ट में है तभी आएगा नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ आ जाए यहाँ आ जाए ऐसा नहीं होगा, ये दोनों यहाँ पे कॉन्टैक्ट में है तो यहाँ पे आएगा नॉर्मल रिएक्शन। परपेंडिकुलर लगता है मतलब ऐसे लगेगा, ऐसे 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 ऐसा नहीं लगेगा, परपेंडिकुलर लगेगा और कांटेक्ट सरफेस पे। वरना कुछ लोग बोलेंगे ऐसे लगेगा, ऐसे भी लगेगा बट वो 5 kg वाला होगा। फिलहाल हम लोग टेबल की बात कर रहे, तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसा ऊपर लगेगा परपेंडिकुलर, ठीक है, 90 डिग्री पे। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हो जाएगी 5G, मतलब 50 आ गया। और यहाँ पे मैंने पूछा कि mg cos थीटा को काट कौन रहा है, तो mg cos थीटा को काट रहा था नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर लगता है। आप बोलोगे अब की बार आपने नॉर्मल रिएक्शन ऐसा क्यों नहीं बनाया? क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर लगता है, ऐसे लगता है। देखो ये आपका मास रखा हुआ था ना, तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसा थोड़ी ना लगेगा, ये परपेंडिकुलर थोड़ी ना, ये कुछ एंगल थीटा हो गया।
मैंने बोला परपेंडिकुलर लगेगा, परपेंडिकुलर बोले तो ऐसा, ठीक है। तो ये ऐसा लगा है, ऐसा, समझ रहे हो। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी mg cos थीटा। ये सारी चीज़ों को दोबारा डिस्कस करूंगा, टेंशन मत लो, बस आज आपका बेसिक क्लियर कर रहा हूँ ताकि कुछ लेक्चर आपके थोड़े आसान जाए, ठीक है। चलो समझ गए इस चीज़ को कि ब्लॉक इसी तरफ से क्यों नीचे आ रहा था, इस तरफ का कहाँ जा रहा था। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आपको मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप मुझे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू वहाँ पे बताओ। सपोज ये आपकी सीढ़ी है और सीढ़ी पे यहाँ पे एक रॉड रखी हुई है, तो आप बताओ इस पे नॉर्मल रिएक्शन कहाँ कहाँ लगेगा, ठीक है। ध्यान से बताओ, कोई जल्दी नहीं है भाई, जुलाई चल रहा है, बहुत टाइम है। और यहाँ पे ऐसा आपका एक रॉड रखा हुआ है, यहाँ पर भी नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बताओ, ठीक है। और यहाँ पे रखा हुआ है एक सर्कुलर रिंग, और यहाँ पे आप नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बताओ, ठीक है। चलो फुटबॉल रखा हुआ है यहाँ पे, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू तीनों जगह आप बताओ, वैल्यू नहीं डायरेक्शन बताओ कहाँ कहाँ लगेगा, ठीक है। थर्ड वाला शायद नहीं बता पाओगे, बट बाकी सब बता लोगे। देखो थर्ड वाला आप बता पाओ, इसके लिए आप एक नोट लिख लो। इन केस ऑफ सर्कल्स नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर। अब आपका आंसर आ जाएगा थ्रू द सेंटर। ये सारा बेसिक है, मतलब आप कहीं और अगर लॉज ऑफ मोशन पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको सीधा शुरू कर दिया जाएगा न्यूटन के लॉज से। बट चूंकि मुझे पता है कि आपको दिक्कत कहाँ आएगी, है ना, मैंने भी कई सारी प्रॉब्लम्स फेस की है, ऐसा नहीं है कि मतलब सब कुछ आ गया था, नहीं। तो उसी हिसाब से मैं आपको पढ़ाता हूँ कि आप वो सारी प्रॉब्लम्स को कम से कम फेस करो। फेस तो करोगे ही, अभी ये चैप्टर आपका ख़त्म भी हो जाएगा, आपको कई सारी चीज़ें नहीं समझेंगी, 3-4 महीने बाद समझेगा, ऐसा ही हुआ था मेरे साथ, ठीक है। खैर देखते हैं, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगेगा, ये कांटेक्ट में है तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर ऐसा लगेगा, n1 मान लो। ये कांटेक्ट में है, परपेंडिकुलर ऐसा लगेगा, n2 मान लो। कुछ लोग बोल रहे हैं ऐसा क्यों नहीं लगेगा, अरे ऐसे कांटेक्ट में थोड़ी ना, वो ऐसे कांटेक्ट में तो ऐसे लगेगा ना। यहाँ पे बताओ, कुछ लोग बोल रहे हैं ऐसा लगेगा, ऐसा थोड़ी ना लगेगा। अगर ऐसा लगा तो ये एंगल थीटा बन जाएगा, परपेंडिकुलर बनने के लिए ऐसा लगना होगा, तो ये होगा n1, ठीक है। ऐसा और ये हम लोगों का कुछ ऐसा लगेगा, n2। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। सर्कल वाले में बताओ, ये इसका सेंटर है तो सेंटर से पास होगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा, जहाँ पे कांटेक्ट में है वहाँ से ऐसा सेंटर से पास होगा तो ये हो गया n1 और ये हो गया n2। किसका किसका आया था आंसर। चलिए अब बात करते हैं स्प्रिंग फोर्स की, अपना लास्ट फोर्स है। इसके बाद हम लोग FBD समझ लेंगे कि कौन कौन से रूल्स को आपको फॉलो करके बनाना रहता है, और या फिर मैं सोच रहा हूँ फ्री बॉडी डायग्राम आपको अगले लेक्चर में बता दूँ। रीज़न इज़ दैट बिकॉज अभी आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से नहीं पता हैं, फिर भी देखते हैं, ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स होता है रीस्टोरिंग फोर्स, इट इज़ अ रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। ये पुशिंग भी हो सकता है या पुलिंग भी हो सकता है, मतलब ये आपको धक्का भी दे सकता है, आपको खींच भी सकता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं ना, सपोज ये आपके पास स्ट्रिंग है और आपने इस स्प्रिंग को खींच दिया। जब आप स्प्रिंग को खींचते हो तो अपने आप ये अपनी नेचुरल लेंथ में चली जाती है। सपोज इसकी लेंथ है L और L को हम बोलते हैं नेचुरल लेंथ, ठीक है। इतना बड़ा नहीं, स्प्रिंग जितना है वहीं तक, तो ये हो गया L, ठीक है। ये हो गया इसका नेचुरल लेंथ L। तो यहाँ पे जब आप स्प्रिंग को खींचते हो तो ये अपने आप सिकुड़ जाती है, और जब आप इस स्प्रिंग को दबाते हो तो आपके हाथों पे ये पुश करती है, मतलब आपके उंगलियों को ये धक्का देती है ना। फिर आप झेल नहीं पाते तो ऐसा हटा देते हो, फिर जब आप खींचते हो तो आपके हाथों को ये खींचती है, तो ये पुलिंग भी है पुशिंग भी है। तो अपने आप ये कैसे चली जाती है, कुछ तो फोर्स होगा ना इसके अंदर, है वो है रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। तो इसको हम लोग इसीलिए लिखते हैं FR, रीस्टोरिंग फोर्स, या फिर स्प्रिंग फोर्स भी आप लोग इसको बोल सकते हो। और ये डिपेंड करता है L पे, ठीक है। L बोलो X बोलो, X क्या है यहाँ पे, X क्या है यहाँ पे। चलो ये हम लोगों का पहला पार्ट था। फिर आपने इस स्प्रिंग को खींचा और आपने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। सपोज आपने X एक्सटेंड कर दिया, X लेंथ आपने एक्सटेंड कर दिया। तो यहाँ से आप लोगों को एक बात समझ में आएगी कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है या जो फोर्स ऑफ स्प्रिंग है,
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के। मतलब आप एक स्प्रिंग को जितना ज़्यादा खींचोगे उतना ही ज़्यादा वो फोर्स लगाएगी रिस्टोर होने के लिए, है ना। मतलब थोड़ा सा आप लोग खींचोगे तो वहाँ पे कोई भी ज़्यादा फोर्स आपको नहीं दिखेगा, ज़्यादा खींचोगे तो वो ज़्यादा फोर्स लगा के रिस्टोर होगी, है ना। थोड़ा सा खींचोगे तो कुछ होगा ही नहीं। तो जो फोर्स होता है स्प्रिंग का वो डिपेंड करता है एक्स पे, प्रोपोर्शनल है उसके। तो प्रोपोर्शनली साइन हटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा कांस्टेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड करता है लेंथ पर, डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड टाइप, ठीक है। किस टाइप की वो स्प्रिंग है उस पर डिपेंड करता है। मतलब सस्ती टाइप हुई तो क्या मतलब, खींचोगे तो खींची ही रह जाएगी। जैसे पेन वगैरह में जो स्प्रिंग होता है कई सारे पेन्स में, उसको खींचोगे तो खींचा ही रह जाएगा। तो यहाँ पे जो के होता है वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का है और स्ट्रिंग का लेंथ कितना है उसके ऊपर। के का जो वैल्यू होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर। फटाफट के डायमेंशन की बात कर लेते हैं। तो के का डायमेंशन होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका डायमेंशन होता है L0 M1 T-2। डायमेंशंस लिख लिया करो, ठीक है। और इसका फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, फोर्स का डायमेंशन वही हो जाएगा, ठीक है, L1 M1 T-2। इसका x का डायमेंशन L1, x क्या लेंथ है ना, तो लेंथ का डायमेंशन क्या होगा L1, k का डायमेंशन ये होगा, यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो जैसे आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है कि सपोज एक स्प्रिंग थी, आपने उसको 2 सेंटीमीटर खींच दिया और जो k की वैल्यू है वो है 3 यूनिट, तो स्प्रिंग फोर्स बताओ कितना लगा, तो 2 3 या 6 न्यूटन, ठीक है। सीधा सीधा आंसर आपको दे देना है, ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे बट आज नहीं, आज वो दिन नहीं है, ठीक है। आज हम लोग सिर्फ बेसिक बातें कर रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पे स्प्रिंग के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। स्प्रिंग फोर्स होती है kx, k होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, डिपेंड करता है लेंथ और टाइप पे। x होता है एक्सटेंशन इन द स्ट्रिंग, x होता है एक्सटेंशन मतलब कितना खींचा इन स्प्रिंग, स्ट्रिंग बार बार मैं बोल दे रहा हूँ, माफ करना, ठीक है। स्प्रिंग कितना खींचा, कितना एक्सटेंड हुआ, वो होता है हमारा x क्या होता है एक्सटेंशन इन स्प्रिंग। चलो, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि बेसिक बातें आज के लिए बहुत है, बिकॉज लेक्चर को भी 50 मिनट हो गए। अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ाना चालू करूँगा तो 20 मिनट ही लगेगा, बट यस फ्री बॉडी डायग्राम अभी थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, ठीक है, थोड़ा सा आपको हार्ड जा सकता है। फिलहाल आपने आज के लेक्चर में ये सीख लिया कि टेंशन नाम की फोर्स होती है, नॉर्मल रिएक्शन नाम की फोर्स होती है, वेट नाम की फोर्स होती है और एक स्प्रिंग नाम की फोर्स होती है। चारों फोर्स कैसे लगती है, डायरेक्शन क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, आपने सब कुछ सीख लिया। टेंशन का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, सब लोग बोलेंगे टेंशन का फॉर्मूला mg, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी गलतफहमी मत लाना अपने अंदर, ठीक है। जैसे आपकी गलतफहमी अभी दूर कर देता हूँ। ये हमारा ब्लॉक है और यहाँ पे एक स्ट्रिंग ऐसा कुछ मतलब टाइट करने के लिए लगा हुआ है, यहाँ से ब्लॉक कनेक्टेड है m, और ये हमारा इंक्लाइन थीटा है, तो इस तरफ लगेगा mg साइन थीटा, और ये नीचे जाना चाहेगा बट इधर लग जाएगी टेंशन, तो यहाँ पे जो टेंशन होगी वो mg साइन थीटा के बराबर होगी, ठीक है। तो एक बात को याद रखना कि कभी भी टेंशन का फॉर्मूला mg वगैरह नहीं होता है। मैंने बोला ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होती है, तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। नॉर्मल रिएक्शन का भी कोई फॉर्मूला नहीं होता है, वो डिपेंड करेगा सामने से जितना फोर्स लगेगा वही उसकी वैल्यू हो जाएगी, कोई फॉर्मूला नहीं होता है। फॉर्मूला एक ही है m×a, ठीक है, दैट्स इट। छोड़ो फालतू बातें मत करो, ठीक है, वरना कन्फ्यूजन ही हो जाएगा। स्प्रिंग फोर्स का यस फॉर्मूला होता है kx, और किसका वेट का फॉर्मूला mg, ठीक है। जैसे आप लोग फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम यही है, जो आपने ये फोर्स दिखाया, ये टेंशन दिखाया, वैसे ही आप यहाँ पे mg दिखा दो, यहाँ पे mg cos थीटा दिखा दो, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन दिखा दो, बस यही हो गया आपका फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब सारे फोर्सेस को दिखाना, जितने फोर्सेस किसी भी बॉडी पर लग रहे हैं, ठीक है। तो उसकी बातें हम लोग आज नहीं करना पसंद करेंगे, बिकॉज आज आपने बेसिक चीज़ें सीखी है, तो आपको मैं कंफ्यूज करना नहीं चाहता हूँ। फिलहाल आप बस चारों फोर्स याद रखना, टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, वेट और स्प्रिंग, चारों के फॉर्मूले, जिसके नहीं उसके मत करना, चारों के कंसेप्ट, चारों का डायरेक्शन, इतना अगर समझ गए हो तो मेरे लिए बहुत है, ठीक है। अब अगले लेक्चर में हम लोग सीखेंगे लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन ने कौन कौन से लॉज दिए, क्या न्यूटन से पहले भी किसी ने लॉ दिया था, अगर दिया था तो क्या वो गलत था तो क्यों गलत था, ये सारी बातें हम लोग करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।